हे गाइस, आज हम प्लांट फिजियोलॉजी का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नेम है फिजियोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग। ठीक है, फिजियोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग में आज हम किन किन टॉपिक्स की स्टडी करने वाले हैं। पहले हम उन टॉपिक्स की लिस्ट देख लेते हैं कि जो टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं वो क्या क्या हैं। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे फोटोपीरियोडिज्म, दीप्तिकालिकता। ठीक है, इसमें जो फोटोपीरियोडिज्म है उसकी डिस्कवरी देखेंगे, उसके टाइप्स देखेंगे, उसकी क्रिटिकल जो फोटो पीरियड होता है वो क्या होता है और कौन कौन से प्लांट है उनके लिए जो क्रिटिकल फोटो पीरियड है वो क्या क्या है। ठीक है, फोटो पीरियोडिक इंडक्शन देखेंगे, साइट ऑफ जो फोटो पीरियोडिक इंडक्शन है, यानी जो फोटो पीरियोडिक इंडक्शन है वो कहाँ पे होता है, कौन सी जगह होता है प्लांट में। ठीक है, फिर बाद में देखेंगे नेचर ऑफ स्टिमुलस और जो आपकी फोटो पीरियोडिज्म है उनकी थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे कि किन किन थ्योरियों की सहायता से इसके मैकेनिज्म को समझा जा सकता है। फोटो पीरियोडिक मैकेनिज्म को 3 थ्योरी दी थी, उनके आधार पे हम समझेंगे। ठीक है, एंडोजेनियस थ्योरी आपकी, ठीक है, फाइटोक्रोम थ्योरी, फ्लोरिजन थ्योरी, फिर लास्ट में देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फोटो पीरियोडिज्म। ये तो हो गया आपका फोटो पीरियोडिज्म वाला। दूसरा जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा आपका वर्निलाइजेशन यानी वसंतीकरण। ठीक है, इसमें उसकी डेफिनेशन देख लेंगे, इसकी डिस्कवरी, टाइप देखेंगे, साइट ऑफ वर्निलाइजेशन। ठीक है, वर्निलाइजेशन का साइट कौन सा है, टेक्निक ऑफ वर्निलाइजेशन। ठीक है, बहुत सी चीज़ें हैं इसमें, जो वर्नेलाइजेशन और जो जिब्रेलिन होगा, इसमें फोटो पीरियोडिज्म होगा। ठीक है, मैकेनिज्म देखेंगे इसकी वर्नेलाइजेशन की, इसकी जो थ्योरी है उनके बारे में, थ्योरी ऑफ जो फास्टिक डेवलपमेंट है उसकी, और हार्मोनल जो थ्योरी उसके बारे में। लास्ट में हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वर्नेलाइजेशन। ठीक है, वर्नेलाइजेशन का इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो अब हम हमारा जो चैप्टर है वो शुरू करने वाले हैं। हमारा चैप्टर मेन है फ्लोरीजन। ठीक है, सॉरी फ्लोरिजन नहीं है, फिजियोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग। ठीक है, यानी जो प्लांट में फ्लावर लगते हैं, ठीक है, वो कैसे फ्लावरिंग करते हैं। ठीक है, यानी पुष्पन कैसे करते हैं, तो उनके बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है गाइस, बीएससी सेकेंड ईयर का ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बीएससी सेकेंड ईयर की जो बुक है आपकी प्लांट फिजियोलॉजी, उसका टॉपिक है। तो गाइस बने रहिए। पहले हम देखते हैं एक प्लांट होते हैं हमें अपने, जो मोनोकार्पिक प्लांट होते हैं और पॉलीकार्पिक प्लांट क्या होते हैं। मोनोकार्पिक प्लांट होते हैं जो अपने जीवन काल में ओनली एक बार ही पुष्पन करते हैं। ठीक है, एक बार ही पुष्प धारण होते हैं, और पॉलीकार्पिक में एक से ज्यादा बार पुष्प धारण होते हैं। अब देखिए, आप जो पौधों में पुष्प बनते हैं, जो पौधों में पुष्प बनते हैं वो दो चीजों पे निर्भर करेंगे, यानी दो मुख्य फिजियोलॉजी जो आपकी फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म होंगी उन पे डिपेंड करेंगी। पहली तो होगी आपकी जो लाइट है, प्रकाश है, उसकी अवधि पे, यानी प्रकाश का जो लाइट टाइम है ना, लाइट का टाइम है, लाइट का पीरियड है उस पे। तो जो लाइट का पीरियड है वो हो गया आपका दीप्तिकालिकता से संबंधित, तो दीप्तिकालिकता पढ़ने वाले हैं। दूसरा जो टॉपिक है वो टेम्परेचर यानी तापमान से संबंधित है, तो उसका हो गया वसंतीकरण। ठीक है, तो वसंतीकरण या वर्निलाइजेशन, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि आपकी जो फोटो पीरियोडिज्म है वो क्या है, और उसकी पहले देखेंगे आप डिस्कवरी। ठीक है गाइस, इसकी डिस्कवरी में पहला जो साइंटिस्ट था हमारा, वो साइंटिस्ट था टोरनोइस। ठीक है, पहला साइंटिस्ट हम देखेंगे टोरनोइस। जो आपका टोरनोइस साइंटिस्ट था, उन्होंने 1912 में जो एक हेम्प प्लांट होता है, हेम्प का प्लांट था, उस पर प्रैक्टिकल किया, और जो हेम्प प्लांट के पौधों को उसने लंबी प्रकाश की अवधि में रखा। ठीक है, तो उसमें पुष्पन क्रिया नहीं हुई। जो आपका टोरनोइस था, इस साइंटिस्ट ने जो हेम्प के प्लांट थे उनको लॉन्ग प्रकाश की अवधि में रखा तो उनमें पुष्पन नहीं हुआ। ठीक है, जब उनको शॉर्ट आपकी जो लाइट थी उसमें रखा तो उनमें पुष्पन हो गया। तो जो आपका टोरनोइस था ना, उसने कुछ कुछ कंक्लूजन निकाला कि भाई इसमें तो प्रकाश का ही रोल है। ठीक है, तो पहला आपका टोरनोइस वाला हो गया। दूसरा अगर हम देखें तो एक साइंटिस्ट थे क्लेप्स। दूसरे साइंटिस्ट कौन से थे हमारे, क्लेप्स। उन्होंने ये प्रयोग किया था 1913 में। जो टोरनोइस ने 1912 में किया, और आपका क्लेप्स था उन्होंने 1913 में किया। उन्होंने क्या किया, एक सेमी परविनम, जो सेमी परविनम प्लांट है उसको लिया। ठीक है,
और सेमी परविनम पे उसने डाला आर्टिफिशियली प्रकाश, आर्टिफिशियली लाइट डाला। ठीक है, उन्होंने क्या डाला, आर्टिफिशियली लाइट डाला और उससे देखा कि उसके द्वारा उसमें जो फ्लोरिंग थी वो हो गई, यानी आर्टिफिशियली उसने उसमें लाइट डाला तो उसमें फ्लोरिंग हो गई। तो इसका मतलब थोड़ा थोड़ा उसने भी देखा कि इसमें भी भाई लाइट का ही रोल है। ये जो आपका सेमी परविनम प्लांट है ये जून माह में पुष्पन करता है। ठीक है, परंतु उन्होंने जो कृत्रिम लाइट डाली थी वो शरद ऋतु में डाली थी। ये जो क्लेप्स था इसने टेस्ट कर रहा था ना, ये साइंटिस्ट अपना जो प्रयोग कर रहा था वो कर रहा था सर्दियों में, और सर्दियों में इस जो आपका सेमी परविनम प्लांट है उसमें पुष्पन नहीं होता, क्योंकि इसके पुष्पन के लिए इसको जून माह के लगभग में ये पुष्पन होता है, जून माह में। और जून में आप जानते हैं कि बहुत भयंकर आपको गर्मी मिलेगी, यानी आपको लाइट ज़्यादा मिलेगी उस टाइम। तो इसने क्या किया कि भाई आर्टिफिशियली लाइट डाल दी इस पे, और इस पे लाइट डाली तो इसमें क्या हो गया कि फ्लावरिंग हो गई। तो इसने इससे निकाला कुछ कंक्लूजन, भाई लाइट पे डिपेंड करता है। ठीक है, लाइट पे ये डिपेंड करता है, कुछ कुछ भाग इसका लाइट पे डिपेंड कर रहा है। तो ये हो गया। अब आगे अपने साइंटिस्ट आए गार्नर और एलार्ड, और उन्होंने गार्नर और एलार्ड ने एक प्लांट था आपका जो तंबाकू का प्लांट था उस पे प्रयोग किया, उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, अब देखिए जो दीप्तिकालिकता होती है वो होती क्या है। दीप्तिकालिकता क्या होती है कि पहले इसकी परिभाषा देखिए। इसकी परिभाषा क्या है कि जो आपका दिन और रात होते हैं ना, उनमें से जो आपका प्रकाश काल की जितनी अवधि होगी, प्रकाश काल की जितनी अवधि होगी, तो उस अवधि को हम कह सकते हैं आपकी दीप्तिकालिकता, जिसे हम फोटो पीरियड कहेंगे। यानी 24 घंटे के प्रकाश और अप्रकाश काल में, यानी दिन और रात में के दैनिक चक्र में जो प्रकाश काल की अवधि होगी, यानी लाइट की जो टाइम पीरियड होगा, उसको हम दीप्ति काल कहते हैं। और जो दीप्ति काल के प्रति सजीवों में जो अनुक्रिया होगी उसे हम दीप्तिकालिता यानी फोटो पीरियोडिज्म कहते हैं। ठीक है, जो फोटो पीरियोडिज्म है उस पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया, और मैं बता चुका हूं कि जो गार्नर्ड और एलार्ड आपके दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1920 में एक प्रयोग किया, और वो प्रयोग किया था आपकी निकोटिना टोबेकम जो तंबाकू का प्लांट होता है उसकी एक उन्होंने स्पीसीज ली, एक किस्म ली, वो थी मैरीलैंड मैमथ। ठीक है, मैरीलैंड मैमथ पे उन्होंने प्रयोग किया। उनका प्रयोग क्या था उसके बारे में अब देखते हैं हम। भाई उन्होंने एक तंबाकू का प्लांट लिया, मानो उसने ये प्लांट लिया, और इस प्लांट को पहले तो हम बता देते हैं कि जो आपका निकोटिनम टोबेकम प्लांट होता है ना, वो आपकी जो ठंड होती है ना, शरद ऋतु होता है ना, उसमें नष्ट हो जाता है। यानी अगर शरद ऋतु उसके ऊपर होके निकल गई, यानी शरद ऋतु में उसमें फ्लावरिंग नहीं होती है, शरद ऋतु अगर आ जाए तो। ठीक है, यानी तंबाकू की जो ये किस्म होती है उसमें तंबाकू के जो अदर प्लांट होते हैं उसके समान वसंत ऋतु में अगर उसको बो दिया जाए, उसको किस ऋतु में बोया, अगर उसको वसंत ऋतु में बो दिया जाए, और ग्रीष्म ऋतु में पुष्पन नहीं होगा। वसंत में बोया, वसंत के बाद आपकी शरद आएगी, और उसके बाद आएगी आपकी ग्रीष्म। ठीक है, ये प्रयोग कुछ इन ऋतुओं पे डिपेंडेंट है। उसने बोया वसंत ऋतु में, जो आपकी कौन सी थी, मैरीलैंड मैमथ किस्म, निकोटिना टोबेकम की मैरीलैंड मैमथ किस्म के ऊपर ही बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो अगर इस किस्म को बो दिया जाए आप वसंत ऋतु में, तो ये आपको ग्रीष्म ऋतु में आपको पुष्पन नहीं होगा। इसमें पुष्पन क्यों नहीं होगा, क्योंकि बीच में शरद ऋतु आ रही है, और शरद ऋतु में इसमें इसका जो पुष्पन होगा, यानी इसमें कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं कि भाई शरद ऋतु के कारण ही इसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं, जो आपको ग्रीष्म ऋतु में पुष्पन नहीं मिल रहा। अगर उसने एक काम किया, उसने ये मैरीलैंड मैमथ जो किस्म थी उसको लिया, और शरद ऋतु में उसने क्या कर दिया कि ग्रीन हाउस कर दिया इसको, ग्रीन हाउस। आप ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में तो जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो आप जाइए सीपी शर्मा क्लासेस फॉर बीएससी एमएससी नीट पे, और वहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा ग्रीन हाउस इफेक्ट किसे कहते हैं। तो मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में अगर मानो एक बॉक्स ले लिया, और उसमें अगर आप प्रकाश की किरणें डालते हैं तो प्रकाश की किरणें अंदर रह जाती है। ठीक है, कुछ ऐसा समझना है आपको। ठीक है,
तो वो अंदर रह जाती है, तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ का जो टेम्परेचर हो जाता है वो हाई हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो इसी प्रकार जो मेरीलैंड मेमथ थी वो किस्म है, एक मेरीलैंड मेमथ किस्म का नाम है निकोटिनम टोबेकम की, ठीक है। उसको लिया और उसको ग्रीन हाउस इफेक्ट में रखा, और जो अंकुरित प्लांट है उसको बाद में उसने वसंत यहाँ पे बो दिया। तो फिर बाद में जो ग्रीष्म ऋतु थी उसमें उसमें क्या हुआ, पुष्पन हो गया। तो उसमें पुष्पन हो गया, इसका मतलब क्या निकाला उसने कि भाई ये तो श्योर है कि ये प्रकाश की अवधि पे ही डिपेंड कर रहा है, क्योंकि भाई शरद ऋतु में तो ये मतलब जहाँ पे ठंड पड़ रही है, लाइट की अवधि कम है, वहां पे तो नहीं हो रहा था, और लाइट की अवधि ग्रीन हाउस इफेक्ट करके हमने बढ़ा दी, तो भाई इसमें पुष्पन होने लग गया। तो भाई ये डिपेंड कर रहा है ओनली ऑन जो आपकी लाइट की टाइम पीरियड है उस पे, ठीक है। तो जो आपका गार्नर और एलार्ड थे, उन दोनों ने मैरीलैंड मेमथ में पुष्पन के व्यवहार से क्या विश्लेषण निकाला और उसका अध्ययन करके क्या निष्कर्ष निकाला कि जो पुष्पन होता है, पुष्पन को प्रभावित करने वाला जो क्रांतिक कारक है वो प्रकाश काल की अवधि है। मेन कारक उन्होंने निकाल दिया जो प्रकाश काल की अवधि निकाला, ठीक है। ये जो आपकी कुछ प्लांट्स दे रखे हैं, अब इनमें देखिए आप शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट और डे जो न्यूट्रल प्लांट क्या होते हैं। शॉर्ट डे प्लांट, अब देखिए यहाँ पे शॉर्ट शब्द है यानी डे, लाइट कम होनी चाहिए इन प्लांट्स के लिए, इनके लिए लॉन्ग डे यानी लाइट ज़्यादा होनी चाहिए, और डे न्यूट्रल यानी इन पे लाइट पे डिपेंड नहीं करे, ज़्यादा कम कुछ भी चलेगा इनको, ठीक है। अब देखिए जो गार्नर और एलार्ड थे, उन्होंने जो फोटो पीरियड्स में बताया वो क्या बताया, प्रदीप्त काल के बारे में क्या बताया। उन्होंने बताया कि जो आपका फोटो पीरियड है वो दिन की वह लंबाई है जो पौधों में पुष्पन के लिए अनुकूल हो, तथा दिन की आपेक्षिक लंबाई जिसे हम आपेक्षिक दीप्तिकाल कहते हैं, उसके प्रति पौधों की अनुक्रिया को हमने, जो गार्नर्ड और एलार्ड था उन्होंने दीप्तिकालिकता कहा। तो गार्नर्ड और एलार्ड के अनुसार दीप्तिकालिकता की परिभाषा ये हुई, ठीक है। पौधों में दीप्तिकाल अनुक्रिया के लिए जीवन काल में किसी निश्चित क्रम में प्रकाश का होना बहुत ही कंपलसरी है। ये तो भाई इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट निष्कर्ष निकाल के दिया कि अगर प्रकाश ही नहीं है ना, तो भाई वो तो उसका जीवन काल संभव नहीं हो रहा है, ठीक है, इनके प्रयोग के अनुसार। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ फोटो पीरियोडिज्म, ठीक है, यानी जो आपकी दीप्तिकालिकता है वो कितने प्रकार की होती है, उसमें ठीक है। तो फोटो पीरियोडिक रेस्पॉन्स के बेस पे, ठीक है, जो आपका गार्नर्ड और एलार्ड था इन्होंने ही इसको 5 भागों में बांटा था। गार्नर्ड और एलार्ड ने इसको 5 भागों में बांटा था। शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, ठीक है, डे न्यूट्रल प्लांट्स, ठीक है, इंटरमीडिएट प्लांट और एम्फी फोटो पीरियोडिक प्लांट। इनमें से ये जो 3 तरीके के हैं ये हमारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, इनके बारे में ज़्यादा पढ़ना है, इन दोनों के बारे में ओनली डेफिनेशन और कुछ थोड़ी 10-1 लाइन पढ़ना है, ठीक है। तो अब हम प्रत्येक के बारे में एक एक की डिटेल से स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब आप देखिए शॉर्ट डे प्लांट्स, शॉर्ट डे प्लांट्स को हिंदी में कहेंगे हम अल्प प्रदीप्तकाली। इनमें क्या दिख रहा है आपको, शॉर्ट डे यानी दिन की लंबाई कम हो गई, और दिन की लंबाई किसी एक निश्चित जो आपका क्रिटिकल फोटो पीरियड है, एक निश्चित लाइन हो गई। मानो अगर आपको एक निश्चित लाइन दे दिया जाए, अगर इससे कुछ चीजें कम हो जाए, इससे कम हो गई, ये लाइन, ये फिक्स आपको मान लो ये चिन्ह दे दिया, ठीक है। अगर इससे नीचे हो रहा है कुछ चीज, इससे कम हो रही है तो उसको शॉर्ट में कह देंगे हम, और ऊपर हो रही है तो लॉन्ग कह देंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही इसमें करना है, यानी आपका शॉर्ट डे जो प्लांट है उसमें पौधों के पुष्पन के लिए जो दिन की लंबाई है वो एक क्रिटिकल पीरियड से कम हो जाती है, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे शॉर्ट डे प्लांट्स, ठीक है। ऐसे पौधों में जो आपका जो क्रांतिक दीप्तिकाल है, ठीक है, क्रांतिक दीप्तिकाल है उससे कम होगा आपका जो लाइट का जो पीरियड होगा वो, ठीक है। ऐसे पौधे जो निश्चित क्रांतिक दीप्तिकाल से कम अवधि में दीप्तिकाल उपलब्ध होने पर पुष्पन करेंगे तो उन्हें हम अल्प प्रदीप्तिकाली प्लांट्स कहते हैं। और जो आपके शॉर्ट डे प्लांट हैं ये शॉर्ट डे वाले हैं, तो इनको हम कह सकते हैं लॉन्ग नाइट प्लांट्स, ठीक है। शॉर्ट डे प्लांट को हम कह सकते हैं लॉन्ग नाइट प्लांट्स, ठीक है। अगर इन प्लांट्स को, शॉर्ट डे प्लांट्स को आपकी जो निश्चित दीप्तिकाल है
जो फोटो पीरियड है निश्चित है उससे कम मिल जाए, फोटो पीरियड कम मिल जाए तो ये अनिश्चित काल तक कायिक अवस्था में ही बने रहेंगे, इनमें पुष्पन नहीं होगा। जैसे आप देखिए सोयाबीन का प्लांट है, अगर सोयाबीन के प्लांट को क्रांतिक दीप्ति काल से कम दीप्ति काल या अधिक दीप्ति काल दिया जाए, ठीक है, सॉरी आप सोयाबीन ले लें या आप डहेलिया ले लें, ये सभी शॉर्ट डे प्लांट है, तो इन प्लांट्स को यदि क्रांतिक दीप्ति काल से अधिक दीप्ति काल दिया जाए तो ये अनिश्चित काल तक कायिक अवस्था में बने रहेंगे और इनमें पुष्पन नहीं होगा, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल देखिए, ये एग्जाम्पल इनमें देखिए आप, जो 8 आवर है इसकी लाइट चाहिए, 8 आवर लाइट चाहिए, और जो आपकी 16 आवर है ये 24 आवर्स का है, ठीक है। तो इसमें 16 आवर आप अंधेरा रख लें और 8 आवर लाइट दें तो फ्लावरिंग होगी। अगर इनमें 8 आवर आपको लाइट दिया जाए और 8 आवर आर्टिफिशियली लाइट भी दे दी जाए ना तो भी फ्लावरिंग नहीं होगी, और 8 आवर अगर इसको कुछ थोड़ी सी लाइट मिल जाए तो भी इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। तो इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट डे प्लांट्स के बारे में बिल्कुल अच्छा, ठीक है। अब हम देखते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स के बारे में। जो आपके लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इस वर्ग के जो प्लांटों में पुष्पन के लिए आवश्यक प्रदीप्ति काल की अवधि क्रांतिक काल से अधिक होनी चाहिए, क्रांतिक काल से इसमें अधिक होनी चाहिए, और शॉर्ट डे प्लांट्स में क्रांतिक काल से कम होनी चाहिए। विभिन्न प्रदीप्तिकाली पादपों के लिए जो क्रांतिकाल की अवधि है वो लगभग 14 से 18 घंटे की होती है, और क्रांतिक प्रदीप्तिकाल से अगर कम अवधि वाला प्रकाश मिल जाए ना, कम अवधि वाला मिले तो वो कायिक अवस्था में ही रहेंगे, यानी उनमें पुष्पन नहीं होगा। जैसे आप देखिए पालक, आपका मूली हो गया, गेहूं हो गया, हैनबेन हो गया, ठीक है। तो आप देखिए जो लॉन्ग डे प्लांट है उनको क्या कह सकते हैं, उनको हम शॉर्ट नाइट प्लांट्स कह सकते हैं। लॉन्ग डे प्लांट्स को हम शॉर्ट नाइट प्लांट्स कह सकते हैं। ओके गाइस, आ रहा है समझ में सभी के। अब देखिए आप डे न्यूट्रल प्लांट्स के बारे में। डे न्यूट्रल, न्यूट्रल से आप देखिए यहाँ पे न्यूट्रल यानी इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो कब प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस वर्ग के में जो ऐसे पादप आते हैं जो सभी संभव प्रदीप्ति कालों में पुष्पीकरण करते हो, यानी कोई सा भी इसको प्रदीप्ति काल दे दो, कोई सा ही फोटो पीरियड दे दो, ये तो भाई आपका जो फ्लावरिंग है तो फ्लावरिंग करेगा ही ये, ठीक है। जैसे आप देखिए कॉटन, कॉटन को कोई सा ही फोटो पीरियड दे दो उसको वो फ्लावरिंग करेगा तो करेगा। ये जो प्लांट होते हैं ये सतत प्रकाश और सतत अंधकार में भी पुष्पन कर सकते हैं, इसमें पॉसिबिलिटी होती है इनमें, ठीक है। इन प्लांट्स में पुष्पन की क्रिया प्रदीप्ति काल से प्रभावित नहीं होती है, तो इन्हें हम दिवस निरपेक्ष या दिवस उदासीन पादप भी कहते हैं। ओके गाइस, अब देखिए इंटरमीडिएट प्लांट्स क्या होते हैं। कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जिनमें केवल पुष्पन केवल एक विशिष्ट प्रदीप्ति काल में ही होता है, ठीक है। इस निश्चित प्रदीप्ति काल से कम या अधिक प्रदीप्ति काल में कायिक अवस्था में रह जाएंगे, यानी एक फिक्स रहेगा इनके लिए तो फोटो पीरियड, यानी इस मेन फिक्स फोटो पीरियड में ही भाई मेरे को ओनली 1 फोटो पीरियड चाहिए तो 1 फोटो पीरियड ही मिलेगा ना, तभी मैं करूंगा। अगर मेरे को आधा मिल गया या 2 मिल गए तो मैं नहीं करूंगा फ्लावरिंग, ठीक है। तो इंटरमीडिएट प्लांट्स कुछ ऐसे होते हैं, इनको फिक्स चाहिए, 1 चाहिए तो 1, 2 चाहिए तो 2, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब देखिए एम्फिपोटोप्रिडिक जो प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं कि जो आपके ये इंटरमीडिएट प्लांट होते हैं इनके जस्ट अपोजिट होते हैं, ठीक है। इन प्लांट्स की अनुक्रिया होती है जो आपकी इंटरमीडिएट प्लांट्स होते हैं उनके विपरीत प्रकार की होगी। ये पादप होते हैं जो दीप्ति काल के निश्चित प्रास से ऊपर और नीचे पुष्पन क्रिया करते हैं। जो आपके इंटरमीडिएट प्लांट हैं वो किसी फिक्स में करेंगे और ये करेंगे ही किसी जो निश्चित प्रास होगी उससे ऊपर या नीचे, ठीक है। ये जो प्लांट होते हैं इंटरमीडिएट डे लेंथ पर कायिक अवस्था में बने रहेंगे। अगर इनको इंटरमीडिएट डे लेंथ मिल जाए तो ये आपकी कायिक अवस्था में ही रह जाते हैं, ठीक है। अब देखिए क्रिटिकल फोटो पीरियड के बारे में। क्रिटिकल फोटो पीरियड अगला टॉपिक आ चुका है। इस जो क्रिटिकल फोटो पीरियड होता है वो होता क्या है, तो ठीक है, इट द डेफिनेट डे लेंथ लाइट पीरियड अबव और बिलो ऑफ विच प्लांट नेवर ब्लूम्स इट नोन एज क्रिटिकल फोटो पीरियड, यानी जो आपकी डेफिनेट डे लेंथ होती है, ठीक है। कुछ मान लो एक प्लांट ले लिया हमने, एक प्लांट ले लिया और उसको हमने दिया डेफिनेट डे लेंथ वाला, मतलब प्रकाश।
कुछ फिक्स डे लेंथ वाला प्रकाश मिलेगा, यानी 5 घंटे हैं तो 5 घंटे ही मिलना चाहिए, तो वो हो गया उसके लिए क्रिटिकल। अगर उसे 5 घंटे नहीं मिला तो वो क्या करेगा भाई, वो फ्लोवरिंग नहीं करेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं द डेफिनेट डे लेंथ लाइट पीरियड अबो और बिलो ऑफ विच प्लांट्स नेवर ब्लूम इट नोन एज क्रिटिकल फोटो पीरियड, ठीक है। ये क्या करेंगे, ब्लूम या फ्लोवरिंग नहीं करेंगे अगर इसको डेफिनेट डे लेंथ जो आपकी लाइट पीरियड है वो नहीं मिले। अगर आपको जो आपकी डेफिनेट डे लेंथ वाला जो लाइट पीरियड है उससे अबो मिल गया और आपको बिलो मिल गया तो ये कभी भी फ्लावरिंग नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो आपके अलग अलग प्लांट होते हैं, डिफरेंट प्लांट होते हैं, वो डिफरेंट ही क्रिटिकल फोटो पीरियड रखते हैं। जैसे हम देखिए एक जेंथिनियम का प्लांट है, इसके बारे में एक एग्जांपल लेते हैं, हम जेंथिनियम का एग्जांपल लेते हैं। और जो जेंथिनियम है उसका जो क्रिटिकल फोटो पीरियड है वो 15 आवर्स होता है, यानी 15 घंटे उसको क्रिटिकल हावर चाहिए। क्रिटिकल इसका जो फोटो पीरियड है वो 15 आवर्स है। और जो ये जेंथिनियम है वो शॉर्ट डे प्लांट है। जेंथिनियम क्या है, शॉर्ट डे प्लांट है। तो इसको फ्लावरिंग के लिए क्या चाहिए, अगर, ठीक है, फॉर द फ्लावरिंग ऑफ जेंथिनियम द डे लेंथ मस्ट बी लेस देन 15 आवर्स। अगर ये मस्ट बी लेस देन 15 आवर है तो इसमें फ्लावरिंग होगी, ठीक है। अगर इफ द डे लेंथ इज मोर देन 15 आवर्स, ठीक है, देन द प्लांट विल नॉट बी फ्लोरिंग, ठीक है, प्लांट में ब्लूम नहीं होगा, यानी फ्लोरिंग नहीं होगी एट ऑल। अब देखिए इसको अच्छी तरीके से हम समझते हैं, जो जेंथिनियम स्टूमेरियम प्लांट है उसके बारे में, और जो हायोसाइमस और नाइगर हायोसाइमस नाइगर प्लांट है उसके बारे में, ठीक है। अब देखिए जेंथिनियम स्ट्रोमेनियम जो प्लांट है वो शॉर्ट डे प्लांट है, ठीक है, ये एसडीपी है, शॉर्ट डे प्लांट है, और इसकी जो क्रिटिकल फोटो पीरियड है वो 15 आवर्स है। मैं बता चुका हूं कि क्रिटिकल फोटो पीरियड क्या होता है। क्रिटिकल फोटो पीरियड वह लाइट का जो पीरियड होगा जिससे ज्यादा और कम पे प्लांट फ्लावरिंग नहीं करता। अगर उस लाइट पीरियड से ज्यादा मिल जाए या उससे कम मिल जाए उसको लाइट प्लांट को, तो उस पे प्लांट फ्लावरिंग नहीं करता, तो एक फिक्स पे ही प्लांट फ्लावरिंग करता है, तो उसे हम क्रिटिकल फोटो पीरियड कह रहे हैं, ठीक है। जैसे जेंथिनियम स्टूमेरियम है और उसका जो आपका क्रिटिकल फोटो पीरियड है वो 15 आवर्स है। अगर इसको 16 आवर्स हम दे दें लाइट, ये आपकी लाइट का है, और ये जो आप डार्क देख रहे हैं ये डार्क का है, अंधेरा है, ठीक है। यहाँ पे नाइट वाला है, मतलब अंधेरा है, इसमें लाइट नहीं है, ठीक है। अगर उसको 16 आवर्स आप दे दिए लाइट के तो भी वो फ्लोरिंग नहीं कर रहा है। अगर उसको 14 आवर्स मिल रहे हैं, ठीक है, लाइट के 14 आवर्स मिल रहे हैं तो वो फ्लोरिंग कर रहा है, यानी जो उसको डे लेंथ है वो मस्ट बी लेस देन 15 आवर्स होनी चाहिए जब वो फ्लोरिंग करेगा। तो 14 आवर्स है इसका, तो ये फ्लोरिंग कर रहा है। अब देखिए हायोसाइमस नाइगर में क्या होता है। हायोसाइमस जो नाइगर है उस जो लॉन्ग डे प्लांट है, ठीक है, हायोसाइमस नाइगर लॉन्ग डे प्लांट है, और इसके लिए, ठीक है, जो इसके लिए डे लेंथ मस्ट बी मोर देन, ठीक है, मस्ट बी मोर देन 11 आवर्स, ठीक है। 11 आवर्स से इसका जो क्रिटिकल पीरियड है वो 11 आवर्स है, यानी 11 आवर्स से इसको ज़्यादा ही मिलना चाहिए। लॉन्ग डे प्लांट है तो इसके लिए इसको ज़्यादा मिलना चाहिए। 11 से कम 10 आवर्स को लाइट मिली तो ये फ्लोरिंग नहीं करेगा। अगर इसको ज़्यादा मिल रही है, देखो यहाँ पे 14 आवर्स दे रहे हैं तो ये फ्लोरिंग कर रहा है, ठीक है। आया समझ में गाइस। अब देखिए हमारा न्यू टॉपिक आ चुका है फोटो पीरियोडिक इंडक्शन। पहले तो इसकी परिभाषा देखिए, फोटो पीरियोडिक इंडक्शन किसे कहते हैं। जो प्लांट होते हैं उसमें जो फ्लोरिंग है, फ्लोरिंग पर इनिशियल जो इफेक्ट होगा उसका, ठीक है, उसे हम फोटो पीरियोडिक इंडक्शन कह सकते हैं, ठीक है। तो इसकी परिभाषा हम कह सकते हैं एवरीडे प्लांट एब्जॉर्ब, जो प्रत्येक दिन आपका एवरी प्लांट है वो एक डेफिनेट अमाउंट में लाइट को एब्जॉर्ब करेगा फॉर फ्लावरिंग। यानी जो प्लांट है
रोज एक डेफिनेट अमाउंट में लाइट को एब्जॉर्व करता है फ्लोरिंग के लिए, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ द लाइट विच इनिशियल फ्लोवर इज नोन एज फोटोपीरियोडिक इंडक्शन। जो फ्लोरिंग के लिए आपको लाइट का इफेक्ट, ठीक है, इनिशियल में चाहिए, इनिशियल फ्लोरिंग के लिए आपको लाइट का जो इफेक्ट मिल रहा है, जो लाइट एवरीडे प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है, उसे हम फोटो पीरियोडिक इंडक्शन कह सकते हैं, ठीक है। यानी पौधों में पुष्पीकरण पर प्रारंभिक महत्वपूर्ण प्रभाव को हम दीप्तिकालिक प्रेरण कह सकते हैं, ठीक है। जो अलग अलग प्लांट होंगे तो उनमें अलग अलग फोटो पीरियोडिक इंडक्शन होगा, ठीक है। जैसे आप देखिए, आप सोयाबीन ले लीजिए तो उसमें होंगे 2 फोटो पीरियड होंगे, ठीक है। और आप जेंथिनियम पेनिसिलियम लेंगे, पेनिसिल्वेनिकम है ये, पेनिसिल्वेनिकम, जेंथिनियम पेनिसिल्वेनिकम, तो इसमें 1 फोटो पीरियड होगा, ठीक है। सोयाबीन में 2 फोटो पीरियड होते हैं। चुकंदर लेंगे तो आप उसमें 15 से 20 फोटो पीरियड होते हैं, ठीक है। जो एक फिनोमिना देखिए आप, नाइट इंटरक्रप्शन फिनोमिना। नाइट इंटरक्रप्शन फिनोमिना क्या होगा कि अगर नाइट इंटरक्रप्शन बाय लाइट, तो क्या होगा कि फ्लोवरिंग पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, और फ्लोवरिंग पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा तो उसे हम नाइट इंटरक्रप्शन फिनोमिना, यानी लाइट के द्वारा, नाइट में अगर लाइट दे दी जाए तो उसे नाइट इंटरक्रप्शन फिनोमिना कहेंगे। और एक होता है आपका लाइट इंटरक्रप्शन फिनोमिना। नाइट इंटरक्रप्शन फिनोमिना और लाइट इंटरक्रप्शन फिनोमिना 2 चीज होते हैं। तो नाइट इंटरक्रप्शन फिनोमिना में क्या है कि नाइट में अगर आपको लाइट दे दी जाए तो वो क्या होगा कि आपकी फ्लोवरिंग है उस पर नेगेटिव इफेक्ट डालेगा, और उस नेगेटिव इफेक्ट के कारण फ्लोवरिंग नहीं होगी, और उसे हम नाइट इंटरक्रप्शन फिनोमिना कहते हैं। जो आपकी स्थायी दशा प्रेरण और आंशिक प्रेरण, ठीक है। जो इंडक्शन होता है वो 2 प्रकार से हम स्टेडी और पार्शियल कर सकते हैं। तो जो स्थायी दशा प्रेरण है उसमें प्रदीप्त काल चक्र सतत होते हैं। मान लीजिए एक प्लांट है, हम एक प्लांट लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं एक प्लांट, देखिए 1 मिनट गाइस, आप देख रहे थे स्थायी प्रेरण और प्रदीप्त काल चक्र, ये आंशिक प्रेरण। एक प्लांट ले लिया, मानो ये प्लांट है, इस प्लांट को चाहिए 10, जो आपके दीप्तिकाल है, फोटो पीरियड है, वो 10 चाहिए। अगर ये प्लांट को, इस प्लांट को आपको फ्लोवरिंग करवानी है तो आपको 10, अगर आप 10 रेगुलरली आप इसको फोटो पीरियड देंगे, 10 रेगुलर, तो ये फ्लोवरिंग करेगा, तो ये फ्लोवरिंग करेगा। अगर इसको 10 रेगुलर नहीं मिल रहे फोटो पीरियड तो ये फ्लोवरिंग नहीं करता है। रेगुलर मिल रहे हैं तो फ्लोवरिंग करता है, और इरेगुलर मिल रहे हैं, रेगुलर नहीं मिल रहे तो ये फ्लोवरिंग नहीं करते हैं। तो इसे हम स्थायी दशा प्रेरण कहते हैं। आंशिक प्रेरण में क्या होगा कि आंशिक प्रेरण में होता है कि भाई ये एक प्लांट है और इसको फ्लोवरिंग के लिए चाहिए 5 फोटो पीरियड, 5 फोटो पीरियड चाहिए। जो आंशिक प्रेरण वाले प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है कि 5 फोटो पीरियड चाहिए, मान लो इसको फॉर एग्जांपल। तो ये 5 फोटो पीरियड अगर इसको इरेगुलर भी मिल रहे हैं ना, मान लो 1 फोटो पीरियड हो गया, उसके बाद भी नहीं हुआ, फिर बहुत गैप होके दूसरा होगा, फिर तीसरा, चौथा, तो ऐसे हो जाते हैं ना, तो इसको आंशिक प्रेरण कहते हैं। यानी इसमें असतत भी मिल सकते हैं या 5 एक साथ भी हो गए, यानी 5 हो गए तो भी इसको हम आंशिक प्रेरण बोलेंगे, ठीक है। यानी इसमें असतत और सतत जो आपके फोटो पीरियोडिक होंगे, चक्र होंगे, साइकिल होंगे, वो सतत भी हो सकते हैं और असतत भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं यहां से आप, ठीक है। दीप्तिकाल प्रेरण को ग्रहण करने के लिए जो प्लांट है उसमें न्यूनतम कायिक वृद्धि होना बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक है गाइस। अब देखिए साइट ऑफ जो आपका इंडक्टिव फोटोपीरियोडिज्म है उसकी साइट क्या है, मेन साइट, यानी वो होता कहाँ पे है, तो वो होता है आपकी जो लीव्स हैं वहां पे होगा और कलिकाओं में होगा, बडिंग्स में होगा, ठीक है। प्रदीप्ति काल को ग्रहण करने का कार्य मुख्य रूप से जो आपकी लीव्स हैं और कलिकाएं हैं उनके द्वारा किया जाता है। पौधों में पुष्पन के प्रेरण हेतु 580 nm से 780 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का प्रकाश बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली होता है। यानी
यानी आपको 580 से 780 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ का आपको लाइट चाहिएगा, ठीक है। एक फिनोमिना देखते हैं, लाइट ब्रेक फिनोमिना, ठीक है। यानी लाइट ब्रेक हो गई अल्प प्रदीप्तिकाली पादपों में जो सतत दीर्घ अंधकार काल विशेष रूप से आवश्यक होता है, ठीक है। अगर इसका हम इनक्रप्शन कर दें, भंगीकरण कर दें, तो जो आपकी फ्लोवरिंग होगी उन पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है और फ्लोवरिंग नहीं होती है, ठीक है। फ्लोवरिंग पे नेगेटिव इफेक्ट होगा तो फ्लोवरिंग का विरोध होगा ना, तो इसे हम कहेंगे लाइट ब्रेक रिएक्शन, ठीक है। अब दूसरा एक मोस्ट चीज है वो देखते हैं कि जो आपकी साइट है वो है पत्तियां और कलिकाएं, ठीक है। निश्चित दीप्तिकाल चक्रों में उद्दीपन से पत्तियों में कुछ पदार्थ और पदार्थों का निर्माण होता है जो प्रोह शीर्ष को स्थानांतरित हो जाते हैं और पुष्पन को प्रेरित करते हैं। अब देखिए आप जो टर्मिनेशन ऑफ स्टिमुलाई है वो क्या है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। कोस्मस और जेंथिनियम प्लांट का एक्सपेरिमेंट भी देखेंगे हम यहाँ पे, गार्नर और एलार्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके बारे में भी देखेंगे, ठीक है। पत्तियों के द्वारा आप देखिए साइट ऑफ फोटो इंडक्टिव है वो जो आपकी लीव्स हैं वहां पे हो रहा है, ठीक है। तो जो पत्तियों के द्वारा किया गया प्रकाश उद्दीपन पत्तियों से पुष्प कलिकाओं में स्थानांतरित हो जाता है, ठीक है। पौधों में जो प्रकाश उद्दीपन स्थानांतरित होता है, ठीक है, वो उद्दीपन होते हैं वो लोकलाइज्ड भी हो सकते हैं और सिस्टमेटिक लाइट वाले भी हो सकते हैं। तो ठीक है, पहले आप देखिए लोकलाइज्ड वाले और फिर देखते हैं सिस्टमेटिक वाले। जो साइंटिस्ट थे उन्होंने दो प्लांट पे कार्य किया, एक प्लांट कोस्मस पे कार्य किया और दूसरा प्लांट आपका जेंथिनियम पे कार्य किया, और उन्होंने बताया कि ये लोकलाइज्ड भी हो रहा है और सिस्टमेटिक भी हो रहा है, ठीक है। उन्होंने एक प्लांट लिया कोस्मस, ठीक है। गार्नर और एलार्ड ने अल्प प्रदीप्तिकाली जो प्लांट था कोस्मस उसको लिया और उसमें देखा कि प्रकाश उद्दीपन पत्तियों से केवल उसकी निकटतम वाली कलिकाओं तक ही संचरित हो रहा था, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल हम एक डायग्राम बना के देखते हैं। यानी जो कोस्मस प्लांट था उसमें क्या था, यहाँ पे देखिए आप, ये मानो कोस्मस का प्लांट है, ठीक है। ये लीव्स हैं, ये लीव्स हैं। उसने एक प्लांट की एक डाली ली, यानी एक ब्रांच ये ले ली उसने, ठीक है, और इसमें करवाया इसने। जो इसकी लीफ थी उसमें जो आपके स्टिमुलस हैं वो ओनली पास वाली बडिंग है ना वहां तक ही जा रहे थे, इन दूसरों में नहीं जा रहे थे। यानी ये है इसके पास वाला है ना, इसमें ही जा रहा था, यहाँ वाली में नहीं जा रहा था, ठीक है। इसमें नहीं जा रहा था, इसमें ही जा रहा था, तो इसको हम कह सकते हैं आपका लोकलाइज्ड, ठीक है। और जो जेंथिनियम प्लांट था उस पे इन्होंने देखा कि उसमें सिस्टेमेटिक हो रहा है, यानी सर्वांगी हो रहा है। अगर एक पत्ती को आप प्रकाश दोगे, प्रदीप्तिकाल दोगे, तो वो सारे प्लांट में कार्य करेगी, ठीक है। सभी शाखाओं में उसको फैला दिया जाता है, ठीक है। तो अब इसको एक्सपेरिमेंट था जो आपका जेंथिनियम प्लांट पे, उसको हम देखते हैं। हाँ गाइस, अब देखिए जेंथिनियम प्लांट पे गार्नर्ड और एलार्ड ने एक प्रयोग किया। उन्होंने 3 प्लांट लिए, ठीक है, जैसे ए बी सी, हमने ये तीनों प्लांट लिए। इन तीनों प्लांट में उन्होंने क्या किया कि जो पहला प्लांट था, एक ही प्लांट था, एक जैसे, एक ही स्पीसीज जेंथिनियम के ही प्लांट थे, ये एक जैसे ही प्लांट थे, ठीक है। इनमें क्या किया, उसने एक प्लांट को लिया, उसको पूरा रखा, उसकी ना तो लीफ तोड़ी ना उसकी और कुछ तोड़ा, उसमें बिल्कुल सभी लीव्स जैसी की जैसी हैं, पत्तियां जैसी हैं, उनको वैसे ही रखा। दूसरे प्लांट में उसने क्या किया कि जो उसकी एक शाखा थी उस पे तो पूरी पत्तियों को रख दिया और दूसरी शाखा पे ओनली एक ही पत्ती रखी, दूसरी शाखा पे ओनली एक ही पत्ती रखी। ये देखिए एक ही लीफ यहाँ पे रह गई, ठीक है, और दूसरी पे पूरी है। तीसरी में क्या किया, तीसरे प्लांट में इसको ए दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं, इसको सी दे देते हैं। सी में क्या किया उन्होंने कि एक डाली पे, एक शाखा पे तो पूरी पत्तियां लगी हुई रखी, जबकि दूसरी शाखा पे एक भी पत्ती नहीं लगाई। और उन्होंने क्या किया, अब देखिए इस पे डाला उन्होंने 1 मिनट गाइस। अब क्या करता है वो, इनको दीप्तिकाल देता है। क्या देता है इनको, दीप्तिकाल दिया जाता है। ये दीप्तिकाल क्या चीज है इसके बारे में पहले हम पढ़ चुके हैं ना, ठीक है।
प्रकाश की अवधि मान लो आप, ठीक है, जो प्रकाश की अवधि पौधों में पुष्पन के लिए आवश्यक है उसको हम दीप्तिकाल कहते हैं, ठीक है। ये दीप्तिकाल उन्होंने दिया। पहला जो प्लांट था उसकी एक शाखा को तो उसने दिया प्रतिकूल दीप्तिकाल, इसको दिया प्रतिकूल दीप्तिकाल, इसको दिया अनुकूल दीप्तिकाल, इसको प्रतिकूल, इसको अनुकूल, इसको प्रतिकूल, इसको अनुकूल, ठीक है, आया समझ में। तो क्या हुआ कि जो दोनों शाखा थी ना, दोनों पर फ्लावरिंग हो गई। तो मतलब क्या निकला, प्रतिकूल पे तो फ्लावरिंग नहीं होनी चाहिए थी, अनुकूल पे ही फ्लावरिंग होनी चाहिए थी। यहाँ पे मैं एक डायग्राम और बना लेता हूं। ये देखिए, ये दो शाखा थी, ठीक है, ये था, इसको दिया उसने प्रतिकूल, इसको दिया उसने अनुकूल, दीप्तिकाल दे रहा है वो, अनुकूल और प्रतिकूल। तो इस पे भी फ्लोरिंग हो गई और इस पे भी फ्लोरिंग हो गई। तो इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला कि भाई इसमें जो स्टिमुलाई है वो, इसमें जो कुछ भी हो रहा है इसका, ठीक है, उद्दीपन हो रहा है, उसका संचलन सारे ही प्लांट में हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ही तो इन प्रतिकूल वाले में भी फ्लोरिंग हुई, वरना प्रतिकूल लाइट दे रहे हैं वहां पे फ्लोरिंग नहीं होती है। पहला तो ये हुआ। दूसरा, उन्होंने प्लांट लिया बी वाला, उसमें एक ही लीफ रखी। अभी उसने ये निष्कर्ष नहीं निकाला कि यहां से अनुकूल दिया तो इसमें ये हो गए, ये इसके कारण हुआ है कि यहाँ पे उद्दीपन का संचलन हो गया, ठीक है, ये नहीं बताया, ठीक है, ये तो मैंने बताया अभी तक, ठीक है, उसने नहीं बताया था, उसने पूरा प्रयोग करने के बाद, तीनों प्रयोग करने के बाद बताया था ये चीजें, ठीक है। अब दूसरा उसने ले लिया, मानो ये लिया, इस पे एक लीफ है और इस पे पूरी लीफ भरी हुई है, इसको दिया उसने प्रतिकूल, और ओनली एक लीफ वाला जो था इसको दिया उसने अनुकूल, अनुकूल दीप्तिकाल, ठीक है। तो क्या हुआ कि इसमें उद्दीपन का संचलन हुआ और यहाँ पे भी फ्लोरिंग हो गई और इस अनुकूल वाले में भी फ्लोरिंग होगी, यानी दोनों में फ्लोरिंग हो रही है। तो इसका मतलब जो एक लीफ है ना भाई, यहाँ पे भी एक लीफ, ओनली वन लीफ को भी अनुकूल दीप्तिकाल दिया जाए तो फ्लोरिंग पूरे प्लांट में हो रही है। और तीसरे में क्या किया उसने, ये लिया और दूसरा लिया। यहाँ पे एक जो शाखा थी उसमें तो पूरी लीव्स रख ली, जबकि जो दूसरी शाखा थी उसमें एक भी लीफ नहीं थी, और इसको दिया उसने प्रतिकूल, इसको दिया प्रतिकूल और इसको दिया अनुकूल। दीप्तिकाल था, अनुकूल दीप्तिकाल, ठीक है। ओके, इस राइटिंग को मत देखना यहाँ पे। अब देखिए प्रतिकूल और अनुकूल, यहाँ पे अनुकूल दे दिए, यहाँ पे कोई लीफ नहीं है तो यहाँ पे भी फ्लोरिंग नहीं होती है और यहाँ पे भी फ्लोरिंग नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या निकला गाइस, कि अगर प्रतिकूल दिया जाए दीप्तिकाल और आपके पास लीफ हो तो भी यहाँ पे आप देखिए फ्लोरिंग नहीं हो रही है। प्रतिकूल दिया और लीफ है तो भी फ्लोरिंग नहीं हो रही। यहाँ पे प्रतिकूल है, लीफ होते हुए भी, ठीक है, इसमें लीफ है, प्रतिकूल दीप्तिकाल दिया जा रहा है, लीफ है, और अनुकूल दीप्तिकाल दिया जा रहा है और लीफ है, तो भी देखिए यहाँ पे तो फ्लोरिंग हो रही है। प्रतिकूल है, लीफ है, तो यहाँ पे दीप्तिकाल प्रतिकूल दे रहे हैं तो भी फ्लोरिंग हो रही है, जबकि यहाँ पे प्रतिकूल दीप्तिकाल दिया जा रहा है तो फ्लोरिंग नहीं हो रही है। तो इसमें रीजन क्या निकल के आ रहा है कि यहाँ पे देखिए अनुकूल इसमें दीप्तिकाल दिया गया और यहाँ पे एक ओनली वन लीफ थी, यहाँ पे लीफ नहीं है, तो लीफ एक आपका जो उद्दीपन का संचलन होगा यहाँ से इसको लेगी, जो स्टिमुलाई है, ठीक है, स्टिमुलस करेगी इसको, तो ये एक लीफ सारे प्लांट में फैला देगी, पर यहाँ पे कोई लीफ ही नहीं है और अनुकूल प्रदीप्तिकाल इसको दिया जा रहा है और लीफ नहीं है, तो भाई ये कुछ काम का नहीं है फिर, ठीक है गाइस। तो इस प्रकार जो गार्नर्ड और एलार्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो ये था, प्रकाश उद्दीपन का संचरण पत्तियों में पुष्प कलिकाओं को फ्लोएम के माध्यम से होता है, परंतु इसका संचरण प्रकाश संश्लेषी उत्पादों के संचरण से स्वतंत्र होता है, ठीक है, ये बात बता दी उसने। अब हम आगे चलते हैं, आगे जो आपकी थ्योरीज हैं उनके बारे में भी देखेंगे। तो गाइस हम शुरू करने वाले हैं थ्योरीज ऑफ फोटो पीरियोडिक मैकेनिज्म। जो आपकी फोटो पीरियोडिक मैकेनिज्म है उसकी कौन कौन सी थ्योरियां हैं, यानी दीप्तिकालिकता क्रियाविधि का जो
सिद्धांत हैं उन सिद्धांत के बारे में जानेंगे। पहली है थ्योरी ऑफ एंडोजीनियस रिथम्स, यानी इसे हम कहते हैं अंतर्जात निहित आवर्तिता का सिद्धांत। दूसरी थ्योरी है आपकी फाइटोक्रोम थ्योरी, ठीक है, जो फाइटोक्रोम थ्योरी है उसको हम कहते हैं फाइटोक्रोम थ्योरी, ठीक है। और फ्लोरिजन थ्योरी है, तीसरा है आपका थ्योरी, वो है फ्लोरिजन कॉन्सेप्ट। जो फ्लोरिजन कॉन्सेप्ट है उसे हम कहेंगे केजलैक जोन कॉन्सेप्ट, ठीक है। जो फ्लोरिजन थ्योरी है उसे केजलैक कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, ठीक है। ओके गाइस, अब हम शुरू करने वाले एक एक थ्योरी के बारे में। पहली जो थ्योरी है वो है थ्योरी ऑफ एंडोजीनियस रिथम, यानी अंतर्जात निहित आवर्तिता का सिद्धांत, ठीक है। इस जो ये सिद्धांत था उसमें जो आपकी फ्लोरिंग है वो जो आपका फोटो पीरियड है उसकी लंबाई पे निर्भर करती है, यानी फ्लोरिंग फोटो पीरियड की लंबाई पे निर्भर कर रही है इसमें। यानी अब देखिए पुष्पन की क्रिया दीप्तिकाल की लंबाई पर निर्भर कर रही है, ठीक है। यह दीप्तिकाल पादप के दैनिक आंतरिक क्रियाकलापों को प्रभावित करता है, ठीक है। और जो आपकी थ्योरी ऑफ एंडोजीनियस रिथम्स है उसके अनुसार इसकी दो प्रावस्थाएं हैं, ठीक है। पहली होगी आपकी प्रकाश प्रिय अवस्था यानी फोटोफिलस फेज, और दूसरी होगी आपकी छाया प्रिय प्रावस्था। अब देखिए प्रकाश प्रिय अवस्था, फोटो प्रिय यानी फोटोफिलस फेज। अब देखिए शब्द से ही आपको आंसर मिल जाएगा इसका कि प्रकाश प्रिय प्रावस्था क्या है। प्रकाश प्रिय यानी यहाँ पे तो प्रकाश चाहिए भाई इसको, तो यह जो अवस्था होती है प्रकाश प्रिय अवस्था, यह अवस्था प्रकाश पे निर्भर करेगी, ठीक है, प्रकाश पर निर्भर करती है। इसमें तीव्र प्रकाश संश्लेषण होगा। प्रकाश प्रिय अवस्था है, प्रकाश पे निर्भर कर रही है, तो इसमें आपको फोटोसिंथेसिस तो होगा ही, और उसके साथ ही आपकी जो रेस्पायरेशन है, श्वसन है, वो मंद गति से होगा। बस ये बात ध्यान रखना है, यानी प्रकाश प्रिय अवस्था में आपका प्रकाश संश्लेषण बहुत तीव्र गति से होगा। आप देखिए यहाँ पे तीव्र प्रकाश संश्लेषण होगा और मंद होगा आपका श्वसन। बस इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो आप देखिए तीव्र प्रकाश संश्लेषण होगा, प्रकाश संश्लेषण हो रहा है और मंद हो रहा है इसमें श्वसन, तो इसमें ज्यादा कुछ क्रियाएं चल रही है, तेज वाली होगी तो वो एनाबोलिक क्रियाएं चल रही है, ठीक है। तो इसमें संश्लेषणी क्रियाएं ज्यादा प्रभावी हो जाएगी, ठीक है। पहली बात, संश्लेषणी क्रियाएं ज्यादा प्रभावी हो गई, यानी कुछ चीजों का संश्लेषण होने लग गया भाई ज्यादा। दूसरी है आपकी छाया प्रिय अवस्था। छाया प्रिय अवस्था सॉफ्टोफिलस फेज है। इसमें क्या है कि आपको प्रकाश की अनुपस्थिति में, ठीक है, प्रकाश की अनुपस्थिति में होगी छाया प्रिय। इसको छाया चाहिए, लाइट नहीं चाहिए, शब्द को आप तोड़ के यहां से इसका मीन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो छाया प्रिय अवस्था प्रकाश की अनुपस्थिति में होगी, और प्रकाश की अनुपस्थिति में क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस की तो दर बिल्कुल कम हो जाएगी, यानी नगण्य हो जाएगी, नेग्लेक्ट कर सकते हैं उसको, और आपकी जो रेस्पायरेशन है वो बहुत ही स्पीड में होती रहेगी, ठीक है। और जो रेस्पायरेशन स्पीड में होगी, और रेस्पायरेशन आप देखें तो कैटाबोलिक रिएक्शन हो जाएगी, एक आपकी रिएक्शन होगी कैटाबोलिक। कैटाबोलिक रिएक्शन हो रही है यानी विघटनकारी रिएक्शन हो रही है। जैसे आप देखिए स्टार्च का शर्करा में अपघटन, ठीक है, स्टार्च का शर्करा में अपघटन बढ़ जाता है, ये आप देखिए ऐसी रिएक्शन कैटाबोलिक रिएक्शन जैसी हो जाती है ना। तो आपकी जो थ्योरी थी उसके कंक्लूजन कुछ साइंटिस्ट ने निकाले, और जो वो थ्योरी थी बर्निंग्स के अनुसार जो उसकी अवस्थाएं होती है, प्रत्येक अवस्था की जो मैक्सिमम लेंथ होगी ना वो 12 आवर्स होती है, यानी 12 घंटे की होती है। जो आपके दीर्घ प्रदीप्त पादपों में अब देखिए एक कंडीशन है, कुछ एक बार समझाता हूं मैं इसको। आप समझिए आपके पास है दीर्घ प्रदीप्त पादप, ठीक है, दीर्घ प्रदीप्त पादप, ठीक है, यानी आपको लॉन्ग डे प्लांट है आपके पास, ठीक है, जिसे हम LDP कहते हैं। इन प्लांट को अगर छाया प्रिय अवस्था दी जाए, आप यहाँ पे देखिए इस थ्योरी की कितनी अवस्थाएं थी, एक छाया प्रिय और एक प्रकाश प्रिय। पहले हम देखते हैं छाया प्रिय अवस्था, ठीक है, और दूसरी आप देखिए प्रकाश प्रिय अवस्था, प्रकाश प्रिय फेज एंड छाया प्रिय फेज, ठीक है, फोटोफिलस फेज एंड सेक्टोफिलस फेज, ये दो फेज होगी। छाया प्रिय अवस्था में क्या होता है, इसमें
छायाप्रिय अवस्था प्रकाश और अंधकार दोनों में होगी। अगर इसको छायाप्रिय अवस्था होगी आपकी, इसके प्रकाश भी चाहिए इसको और अंधकार भी। अगर मानो आपके पास दीर्घ प्रदीप्तिकाली पादप हैं और आपको छायाप्रिय अवस्था में उसको करवाना, तो छायाप्रिय अवस्था में वो प्रकाश वाली में भी छायाप्रिय अवस्था करेंगे और अंधकार में भी छायाप्रिय अवस्था कर सकते हैं। जबकि जो प्रकाश प्रिय फेज होगी ना, यहाँ पे इसकी दीर्घ प्रदीप्तकाली पादप की बात कर रहे हैं, वो ओनली प्रकाश पे ही निर्भर करेगी, ओनली प्रकाश पर ही निर्भर करेगी। ठीक है, ओनली एंड डिपेंड ऑन लाइट। ठीक है, अब देख लिया आप दीर्घ प्रदीप्तिकाली पादपों के बारे में। अब हम बताते हैं कुछ अल्प प्रदीप्तिकाली पादप, यानी आपके शॉर्ट डे वाले, शॉर्ट डे प्लांट के बारे में। ठीक है, अगर इन प्लांट को आप सेक्टोफेज दें यानी छायाप्रिय अवस्था दें और दूसरी दें आप फोटोफिलस फेज, तो जो छायाप्रिय अवस्था है ना, वो होगी इनमें ओनली ऑन अंधकार पे निर्भर, और जो आपकी फोटोफिलस फेज यानी प्रकाश प्रिय, इसको लिख देते हैं प्रकाश प्रिय। ठीक है, और ये होती है सेक्टोफिलस यानी छाया प्रिय। ठीक है, जो प्रकाश प्रिय अवस्था होगी वो होगी आपकी अंधकार, सॉरी दिख रहा नहीं है, अब दिखेगा आपको, अंधकार और आपकी जो प्रकाश होगा उसके दोनों पे निर्भर करती है। तो भाई इससे आप समझ लाना, ये है आपके शॉर्ट डे प्लांट के लिए और एक लॉन्ग डे प्लांट के लिए। थ्योरीज भी बता दूंगा इसकी, यहाँ पे इस कंक्लूजन को आप समझिएगा, बहुत ही अच्छा कंक्लूजन निकाला है मैंने इसके लिए। अब भाई इसके कंक्लूजन क्या निकाला कि जो बर्निंग साइंटिस्ट था उन्होंने बताया कि कोशिका सामयिक रूप से एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक यानी संश्लेषणात्मक और विघटनात्मक यानी विनाशात्मक स्थिति में परिवर्तनशील होती रहती है, यानी एक दूसरे में एनाबॉलिक फिर कैटाबॉलिक में कन्वर्ट होती रहती है। ठीक है, अल्प प्रदीप्त तथा दीर्घ प्रदीप्त पादपों में इन कर्मिक प्रावस्थाओं का प्रकाश द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से नियंत्रण किया जा सकता है। ओके, ये तो बता दिया। अब दूसरा जो आपकी थ्योरी है वो फाइटोक्रोम थ्योरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसको गाइस बहुत ही अच्छे से देखना। पहले मैं इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन और वो बता देता हूँ, उसके बाद में मैं इसको समझाने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है फाइटोक्रोम थ्योरी। ठीक है, यह इस तथ्य पे आधारित है, जो फाइटोक्रोम थ्योरी है उस मेन जो पॉइंट क्या है उसका, कि पौधों में फाइटोक्रोम वर्णक, जो प्लांट में फाइटोक्रोम वर्णक यानी क्रोमेटिन होता है, वो दो अंतः परिवर्तनशील रूपों में प्रेजेंट होता है और इसी पे ये डिपेंड कर रही है। यानी जो फाइटोक्रोम के दो रूप कौन कौन से हो गए, P700 और P600, यानी P730 P780 भी रख सकते हैं, P680 रख सकते हैं। ठीक है, ऐसे हो गया। ठीक है, जो फाइटोक्रोम के दो जो रूप हो गए वो हो गए P700 और P600, यहाँ पे देख लो। जो ये होता है ये विशिष्ट प्रकार का ग्राही वर्णक होता है और ये पुष्पन को प्रेरित करता है। कौन, P700 और P600 फाइटोक्रोम। इसका एक रूप P730 उपयुक्त तरंगदैर्ध्य वाला होता है, वो P730 वाली जो नैनोमीटर की वेवलेंथ होगी, प्रकाश होगा, उसको ही अवशोषित करेगा, और P660 वाला P660 वाला नैनोमीटर वाले जो लाइट होगी उसको ही एब्जॉर्ब करता है। तो ठीक है, ये समझ लिए। अब इसके बारे में हम बहुत अच्छी तरीके यहाँ पे समझिए। एक मैंने बताया P660, दूसरा है आपका P730। अब देखिए अगर P660 वाला है, यानी ये कंडीशन हो रही है आपकी, कुछ कंडीशन देखते हैं। एक तो दीर्घ प्रदीप्तकाली अवस्था और एक अल्प प्रदीप्तकाली अवस्था, यानी एक आपके लॉन्ग डे वाले प्लांट और एक होंगे शॉर्ट डे प्लांट। पहले हम दीर्घ प्रदीप्तकाल अवस्था के बारे में देखेंगे। पहली है दीर्घ प्रदीप्तकाल अवस्था। दीर्घ प्रदीप्तकाल अवस्था में क्या होता है कि P660 वाला है वो उसका परिवर्तन होता है प्रकाश की प्रेजेंस में P730 में। ठीक है, P730 वाले फाइटोक्रोम में हो गया। अब क्या होता है, ठीक है, यह लंबे समय तक बना रहता है,
जो P660 है वो प्रकाश की प्रेजेंस में दीर्घ प्रदीप्त काल वाले प्लांट होंगे ना, उनमें ही होगा ये P730 में कन्वर्ट। ठीक है, जो दीर्घकाली पादपों में पुष्पन को प्रेरित करेगा, P660 P730 में कन्वर्ट हो रहा है, तो दीर्घ प्रदीप्त काली जो प्लांट है उनमें फ्लोरिंग होगी। ठीक है, अगर P730 अंधकार की प्रेजेंस में अगर P660 में कन्वर्ट होता है तो वो होता है अल्प प्रदीप्त काल अवस्था में होगा। ठीक है, अल्प प्रदीप्त काल वाली जो अवस्था है उसके जो प्लांट होंगे, ठीक है, उनमें होता है ये। और ये अगर कन्वर्ट हो जाता है P660 में तो इनमें फ्लोरिंग हो जाती है। अल्प प्रदीप्त काल अवस्था वाले जो प्लांट हैं इनमें फ्लोरिंग हो जाती है, यानी ये साइकिल चलता रहता है। P660 से 730 में कन्वर्ट हुआ, यानी प्रकाश की प्रेजेंस, और दीर्घ प्रदीप्त काली अवस्था में ये होगा। ठीक है, अगर P730 कन्वर्ट होता है P660 में तो ये होगा आपकी अंधकार में, यानी अल्प प्रदीप्त काली अवस्था में। तो अल्प प्रदीप्त काली अवस्था वाले जो प्लांट हैं इनमें फ्लावरिंग हो जाएगी। तो इस प्रकार ये थ्योरी है, इसमें भी कुछ ऐसा ही दे रखा है दीर्घ प्रदीप्त काल और अल्प प्रदीप्त काल के बारे में। ऐसा माना जाता है कि जो फाइटोक्रोम के दो रूप हैं वो पुष्पी हार्मोन के निर्माण को नियंत्रित करते हैं, जो पुष्पन को प्रभावित करता है। अब एक हम बहुत अच्छी थ्योरी पढ़ने वाले हैं फ्लोरिजन कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है गाइस, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और इसके बारे में देखिए। जो फ्लोरिजन कॉन्सेप्ट है इसको हम कैजलैक जोन संकल्पना कहते हैं। फ्लोरिजन कॉन्सेप्ट को हम कैजलैक जोन संकल्पना कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज में भी मैंने दे रखा है, इसके बाद में एमसीक्यूज करवाने वाला हूं। ठीक है, जेआरएफ का एक क्वेश्चन है उसमें भी ये दे रखा है आपको। जो फ्लोरिजन कॉन्सेप्ट है वो कैजलैक जोन संकल्पना है। जो ये संकल्पना है इसके अनुसार जो फ्लोरिजन है यानी पुष्पी हार्मोन है वो पुष्पन के लिए उत्तरदायी होता है। फ्लोरिजन कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो आपका फ्लोरिजन है सॉरी गाइस, फ्लोरिजन भी मैं बताऊंगा कि फ्लोरिजन कहते किसे हैं। या अभी आप देखिए, पहले बता देता हूं कि जो कैजलैक जोन है ना, इन्होंने ही बताया था कि फ्लोरिजन वास्तव में होता क्या है कि जो जिब्रेलिन होता है और एंथेसिन होता है, आपका जिब्रेलिन और जो एंथेसिन होता है इन दोनों का मिक्सअप होता है ना, वो आपका फ्लोरिजन आता है। तो उन्होंने बताया कि फ्लोरिजन क्या है, जिब्रेलिन और एंथेसिन दोनों का मिक्सअप है। ठीक है, जो ये फ्लोरिजन थ्योरी है ये क्या कहती है कि फ्लोरिजन जो पुष्पी हार्मोन है वो फ्लोरिंग के लिए आवश्यक होता है, उसके लिए उत्तरदायी होता है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। फ्लोरिजन पुष्पन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, फ्लोरिजन थ्योरी ये कहती है। ठीक है गाइज, इसके बारे में आगे पढ़ते हैं हम। जो आपकी फ्लोरिजन थ्योरी है उसके अनुसार क्या है, जो जिब्रेलिन है वो लॉन्ग डे वाले जो प्लांट हैं उनमें पुष्पन के लिए आवश्यक है। जिब्रेलिन आपके लॉन्ग डे वाले जो प्लांट हैं उनमें पुष्पन के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पे आप देखिए, और जो एंथेसिन है वो आपके शॉर्ट डे वाले जो प्लांट हैं उनमें के लिए आवश्यक होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जिब्रेलिन दीर्घ प्रदीप्तकाली पादपों यानी लॉन्ग डे वाले जो प्लांट हैं उनमें पुष्पन के लिए आवश्यक होता है, जबकि जो एंथेसिन है वो अल्प प्रदीप्तकाली पादपों यानी शॉर्ट डे प्लांट्स के पुष्पन के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, प्रथम चरण में प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियों में क्या होता है कि जिब्रेलिन का संश्लेषण होता है तथा अंधकार में एंथेसिन का संश्लेषण होता है। देखिए, बहुत ही अच्छा यहाँ से मिलता है आपको कंक्लूजन कि जो प्रकाश की प्रेजेंस में पत्तियों में जिब्रेलिन का संश्लेषण होता है और अंधकार में एंथेसिन। अब देखिए, अंधकार में एंथेसिन बन रहा है और प्रकाश में आपका जिब्रेलिन, यानी आपके जो दीर्घ प्रदीप्तकाली पादप हैं उनमें आप देखिए जिब्रेलिन बनेगा। दीर्घ प्रदीप्तकाली पादपों में क्या होता है, प्रकाश की उपस्थिति ज्यादा होती है। ठीक है, जिब्रेलिन में जो एंथेसिन है उसको अगर मिक्सअप रूप में बोले तो फ्लोरिजन कहते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है फ्लोरिजन किसे कहते हैं। जिब्रेलिन और एंथेसिन दोनों को अगर मिक्सअप रूप में देखा जाए तो दोनों को मिक्सअप रूप में एक साथ मिला दिया जाए तो उसे हम फ्लोरिजन कहते हैं। और जो प्रोह शीर्ष पर स्थानांतरित होकर पुष्पन को प्रेरित करता है, जो फ्लोरिजन होता है वो प्रोह के शीर्ष पे पहुंच जाता है और पुष्पन को प्रेरित करता है। तो ठीक है गाइज, आप देख लीजिए इन नोट्सों में बहुत अच्छी अच्छी चीजें रखी है। तो जो आप इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो आपके एलडीपी होते हैं, लॉन्ग जो डे वाले प्लांट होते हैं उनमें जिब्रेलिन अधिक होता है, और जो आपके लॉन्ग वाले में जो
जिब्रेलिन अधिक होगा, और शॉर्ट डे वाले जो प्लांट होंगे उनमें एंथेसिन ज़्यादा होगा। ज़्यादा तो क्या होगा कि हम बोल सकते हैं कि जो आपके अल्प प्रदीप्तिकाली पादप होते हैं उनके लिए आपका एंथेसिन आवश्यक है, और दीर्घ प्रदीप्तकाल पादपों के लिए जिब्रेलिन आवश्यक है। तो इनमें ज़्यादा होगा तो भी ये इसकी मात्रा को खर्च कर देंगे, तो मात्रा को खर्च हो गई तो इनमें अपने आप इनकी मात्रा कम हो जाती है। तो अगर फाइनली रिजल्ट देखें तो जो आपके दीर्घ प्रदीप्तकाली पादप है उनमें जिब्रेलिन कम हो जाता है फाइनल, क्योंकि वो यूज में आ जाता है। और जो अल्प पादप जो शॉर्ट डे वाले जो प्लांट है, अल्प प्रदीप्तकाली पादप हैं, ठीक है, शॉर्ट जो फोटो पीरियड वाले जो प्लांट हैं उनमें एंथेसिन कम हो जाता है। तो इनमें अगर इनको बढ़ाया जाए तो क्या किया जाए, अगर इनमें 100 एसडीपी में एंथेसिन डाल दिया जाए तो ये ग्रोथ कर जाएगा, इसमें पुष्पन हो जाएगा। और जो एलडीपी है उनमें जिब्रेलिन डाल दिया जाए तो इनमें पुष्पन हो जाता है, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको मान्यता नहीं दी गई। मान्यता क्यों नहीं दी गई? अभी तक एंथेसिन जैसे किसी पदार्थ का पृथक्करण और अभिव्यक्तिकरण नहीं किया जा सकता, इसलिए जो ये कॉन्सेप्ट है, फ्लोरिजन संकल्पना है, इसको स्थापित नहीं किया जा सकता है। ओके गाइस, अब इससे आगे हम देखेंगे इसके जो इम्पोर्टेंस है, क्या क्या इम्पोर्टेंस है आपकी, इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोपीरियोडिज्म। अब देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोपीरियोडिज्म, ठीक है। अगर आप देखो इसमें पुष्पन को प्रेरित कर सकते हैं इसके द्वारा। अगर हमको पता चल जाए कि भाई ये प्लांट है, इसको इतना शॉर्ट डे वाला है कि लॉन्ग डे वाला है, इतना प्रकाश चाहिए, तो उसको उतना प्रकाश दे देंगे और उस पुष्पन को हम प्रेरित करवा सकते हैं, ठीक है। अगर देखें उचित दीप्तिकाल के संभरण से बहुवर्षीय पादपों में साल भर पुष्पन के लिए प्रेरित कर सकते हैं उनको, ठीक है। अगर आपको चाहिए भाई कायिक जो अंग वाले पादप है, कायिक भाग वाले प्लांट होते हैं कुछ, जैसे आलू हो गया आपका, ठीक है, ऐसे बहुत से प्लांट होते हैं, जैसे आप पालक सलाद वाले हो गए, गन्ना वाले हो गए, ऐसे प्लांट हैं। तो इनमें क्या कर दिया जाए, इनके पुष्पन को रोक दिया जाए तो ये कायिक भाग में रह जाते हैं, और अपने को कायिक भाग ही तो चाहिए इनका खाने के लिए। तो इस प्रकार हम इसके उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं, कायिक भाग के उत्पादन में, ठीक है। कलिकाओं की शीत प्रसुप्ति को उचित दीप्तिकाल की सहायता से रोका जा सकता है, और संकरण प्रयोगों के लिए भिन्न प्रकार अथवा भिन्न क्षेत्रों के जनक पादपों को आवश्यकता अनुसार साथ साथ पुष्पन के लिए प्रेरित कर सकते हैं, ठीक है गाइज। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। सो गाइज प्लीज़ लाइक माई वीडियोस एंड शेयर वीडियोस, चैनल को सब्सक्राइब करें यार, ठीक है गाइज। तो इस चैनल पे आपको मिलेगी बीएससी, एमएससी, नीट, ठीक है, और आपको यूपीएससी, आरपीएससी, इन सभी के साथ एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उन सभी के वीडियोस में डाल चुका हूं। तो आप अगर एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक की, तो आप वहां से जाके एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। अगर एनसीईआरटी के नोट्स चाहिए पीडीएफ फॉर्म में तो आप मेरे को कमेंट करिए, मैसेज करिए, मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। पर्सनली अवेलेबल करवा दूंगा या मैं ड्राइव लिंक आपको दे दूंगा, ठीक है गाइस। थैंक यू गाइस।